चलो दोस्त, गुड इवनिंग। फटाफट एक बार ज्वाइन हो जाइए। आज आपका लेक्चर चालू हो चुका है। जो आपको मैं बताया था कि हम आपको तीन तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए देते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है जिसको एमसीक्यू कहते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर कहते हैं। एक होता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जिसको हम लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर बोलते हैं, जिसको 2 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है। एक होता है आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर उसका नाम दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव 70 आते हैं आपको, और शॉर्ट क्वेश्चन आपके 20 आते हैं, और लॉन्ग टाइप आपको 6 आते हैं। तो शॉर्ट टाइप में आपको जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, उसमें से आपको 10 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। यह 10 क्वेश्चन आपको कैसे क्लियर होगा, तो इसके लिए मैं 100 क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूँ 15 चैप्टर से। चैप्टर 15 पढ़ना है। हर चैप्टर से आपको 7-7, 8-8 शॉर्ट क्वेश्चन आपको, टोटल आपको 100 शॉर्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाए हैं। ये लेक्चर नंबर 1 है। एनसीईआरटी बुक का फिजिक्स का है मेरे दोस्त, याद रखना। इसमें 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर लेके आए आपके लिए। ठीक है ना। तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए। और इस प्रकार से डेली क्लास आपको दिया जाएगा सब्जेक्टिव का, ऑल सब्जेक्ट का क्लास चलेगा मेरे दोस्त। चलो लेक्चर को शुरू करने के प्रयास करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसका पीडीएफ नोट्स रेडी है, आप लेने के प्रयास कीजिएगा, जिसमें आपको 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 100 2 नंबर वाला क्वेश्चन, और 20 से 25 5 नंबर वाला क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। यह आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो जाता है, हर सब्जेक्ट का इतना इतना रहेगा। ठीक है ना। जो आपको इससे अगर पढ़ लेते हो 90% प्लस बिल्कुल कर पाओगे आप। ठीक है ना। 90% बिल्कुल उससे प्लस आराम से कर सकते हो, इतना पढ़ के आप। इससे ज्यादा शायद एग्जाम में कभी भी नहीं आता। ठीक है। खैर, अगर ज्यादा जानकारी चाहिए, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, लॉरेंस बल क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया, लॉरेंस बल क्या है। और ये क्वेश्चन आपको 2000, 2019, 2022 के। सर कहोगे 2000 में कैसे पूछ दिया, आप कैसे बता सकते हो ये चीज। बिल्कुल मेरे दोस्त, 2000 या क्या, यहाँ तक भी हमारे यहाँ 1999 से लेकर आज तक जो भी क्वेश्चन पूछा गया सभी आपको डील किए जाते हैं। ठीक है। तो जब कोई आवेशित कण ऐसे क्षेत्र से गति कर रहा हो, लॉरेंस बल कहता है जब कोई आवेशित कण, ऐसा कण जो आवेशित होना चाहिए, कोई चार्ज होना चाहिए, जो कण पे कुछ न कुछ चार्ज अवेलेबल है। तो ऐसे कण, यानी कि ऐसे कण, मतलब ऐसे आवेशित कण जो ऐसे क्षेत्र से गति कर रहा हो। जब कोई आवेशित कण ऐसे क्षेत्र से गति कर रहा हो जहां पे विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो। क्या कहा, यानी कि ऐसे आवेशित कण, यानी कि जब कोई आवेशित कण ऐसे क्षेत्र से गति कर रहा हो जहां पे विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो। क्या कहा, दोनों उपस्थित हो। तो आवेशित कण पर लगने वाला, आवेशित कण पर लगने वाला क्रियाशील कुल बल लॉरेंस बल कहलाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, जब कोई आवेशित कण ऐसे क्षेत्र से गति कर रहा है जहां विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो, तो आवेशित कण पर, जो आवेशित कण है उस पर लगने वाला क्रियाशील कुल बल, क्या कहा, लगने वाला क्रियाशील कुल बल क्या कहलाता है, लॉरेंस बल कहलाता है। और लॉरेंस बल का परिकलन करने के लिए एक सूत्र दिया जाता है, F बराबर Q इंटू ई प्लस भी क्रॉस बी, जो कि आपको यहाँ पे सूत्र लिखा हुआ है। और यह सूत्र आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। नीचे भी देख सकते हैं आपको, F इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस भी क्रॉस बी आपका क्या है, यह लॉरेंस बल का सूत्र होता है। तो यह डिफिनेशन बहुत इजी था, समझे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सूर्योदय में सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है। शायद यह क्वेश्चन आपने 10th में ही पढ़ा होगा। यह क्वेश्चन आपको बता दे 1984, 1993 और 1997 के एग्जाम में पूछा गया है। सर बोलोगे क्या रे, इतना पहले का क्यों क्वेश्चन आप पढ़ा रहे हो। तो मैं आपको बता दे कि 2009 तक, ठीक है ना, आपके पास क्वेश्चन में कहां तक है, 2009 से 2024 तक आपके पास अवेलेबल हो सकता है। ठीक है। इससे ज्यादा अवेलेबल आपके पास है नहीं। ठीक है। इससे पहले जो एग्जाम हुआ, 2009 की बात, 2008 की बात कर ले, 2007 की बात कर ले, 2002 की बात कर ले, तो क्या इससे एग्जाम में नहीं आते। तो 2002, 3, 4, 5, 6, 7 ये सभी एग्जाम में आते हैं, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो जब क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, तो आपके लिए नया क्वेश्चन हो जाता है। सर नया क्वेश्चन आपके आ गया, क्वेश्चन बैंक से पूछा ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से अधिकतम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ये सबको पता है। तो सर आप बोलोगे कि सर इससे जब क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन बैंक पहले नहीं है। बोलोगे सर नया क्वेश्चन आ गया, सर नया क्वेश्चन बैंक 2009 से 2024 के बीच में क्वेश्चन ही नहीं पूछा। तो जब 2009 से पहले के वाला जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आपके लिए नया होगा। लेकिन जब, इसीलिए हम आपको बताते हैं, क्योंकि यहाँ तक 1999, 1993, 94, 95 ये सब का भी एग्जाम में आपको पूछते हैं, जो आपके लिए न्यू होते हैं, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन आया जाता है।
क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया, मैं आपको प्रूफ बताऊंगा, टेंशन मत लेना, मैं आपको बताया हूँ, बशर्ते अभी टाइम नहीं मिल रहा है इस वजह से, नहीं तो आपको लाइव क्लास लाऊंगा कि ये कहाँ से ये क्वेश्चन मैं लाता हूँ। ठीक है, चलिए सूर्योदय में सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है? चलिए, तो सूर्योदय में सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि, ठीक है ना, क्योंकि लाल रंग का लाल रंग का प्रकीर्णन नीले रंग की तुलना में क्या होता है? कम होता है। लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है नीले रंग की तुलना में कम होता है, क्योंकि नीले रंग इतना प्रकीर्णित हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रकीर्णित हो जाता है, इस वजह से आसमान नीला हो जाता है। और लाल रंग प्रकीर्णित ही नहीं होता, मतलब वो छोटी जगह में रहता है, थोड़ा सा जगह में रह जाता है, और नीला रंग पूरे में फैल जाता है। तो मैंने कहा सूर्योदय में सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन नीले रंग की तुलना में कम होता है, क्योंकि लाल रंग कम जगह में रह जाता है, नीले रंग पूरी जगह में फैल जाता है। ठीक है, होता है। और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य नीले रंग से अधिक होता है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य नीले रंग से अधिक होता है। और देखो समझो यहाँ पे, लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है बहुत ज्यादा होता है, और ये कम दूर में फैला बहुत ज्यादा होने की वजह से फटाक से आपको यहाँ पे पृथ्वी पे चलाता है। लेकिन नीला रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? कम होता है, क्योंकि नीले रंग से ज्यादा लाल रंग का होता है, यानी कि नीले रंग कम होता है। तो नीले रंग का कम होने की वजह से ऊपर ही फैल जाता है और ऊपर ही रह जाता है, आ नहीं पाता है। ठीक है, चलिए, यही कारण है कि नीले रंग हो जाता है, रंग ऊपर ही फैल जाती है, और लाल रंग हमारी आंखों तक पहुंच पाती है। और लाल रंग क्या होता है? हमारे आंख तक आ पाता है, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य काफी ज्यादा होता है, जिससे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है? सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। डिफिनेशन क्लियर होना चाहिए, कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन में अंतर स्पष्ट कीजिए। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन क्या है, इसको आपको जानना पड़ेगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया। देखिए, नाभिकीय संलयन का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। संलयन मतलब एक साथ संयुक्त करना, मतलब बहुत, जैसे छोटे छोटे नाभिक दो गो है मान लेते हैं, और बना दिए, इसको जोड़ दिए, मतलब जोड़ दिए, एक बड़ा नाभिक बना दिए। ठीक है, तो छोटे छोटे नाभिक को जोड़कर एक बड़ा नाभिक बनाने की जो क्रिया होता है उसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। जो यहाँ पे है, दो हल्के नाभिक को जोड़कर एक बड़े नाभिक बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या कहा? नाभिकीय संलयन में क्या है? दो या दो से अधिक छोटे नाभिक को जोड़कर एक बड़े नाभिक बनाने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन, विखंडन मतलब तोड़ना, खंडित करना, यानी कि जब एक बड़े नाभिक, क्या कहा, एक बड़े नाभिक को तोड़कर दो या दो से अधिक छोटे नाभिक में टूटता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। विखंडन मतलब तोड़ना, क्या बोलते हैं उसको? तोड़ना। ध्यान में रखना कि जब एक बड़े नाभिक को दो या दो से अधिक छोटे नाभिक में तोड़ने की प्रक्रिया या विखंडित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। विखंडन मतलब ही होता है खंड खंड तोड़ देना। जब बड़ा चीज है, जब कोई बड़ा नाभिक है, उसको आप मुमरा से मारकर तोड़िएगा तो इनका भाग में टूट जाएगा। तो क्या होगा? एक छोटे छोटे नाभिक में टूटने का प्रयास हो जाएगा। हो सकता है दो टूटे, हो सकता है तीन टूटे। ठीक है, तो एक बड़े नाभिक को छोटे छोटे नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि एन टाइप और पी टाइप। देखिए, सेमीकंडक्टर जो होता है आपका, जिसको अर्धचालक कहते हैं, अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक एन टाइप अर्धचालक, एक होता है पी टाइप अर्धचालक। दोनों में अंतर भी आपके एग्जाम में खूब पूछते हैं। चलो अंतर करने के प्रयास करते हैं। तो ए पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर स्पष्ट करना बहुत ईजी है, आपको इस प्रकार से लिखना होता है, पी टाइप लिख दिया, इधर एन टाइप लिख दिया। और इसमें क्या क्या अंतर है, चलो लिखते हैं। तो सबसे पहले बात करें, पी टाइप जो अर्धचालक होता है उसमें क्या होता है? जो नैज अर्धचालक है, तो नैज अर्धचालक के साथ त्रिसंयोजीय शुद्धि मिलाया जाता है, तो हमारा पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। मैंने कहा, जब नैज अर्धचालक के साथ त्रिसंयोजीय शुद्धि मिलाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पी टाइप अर्धचालक। और जब हमारा नैज अर्धचालक के साथ पंच संयोजीय शुद्धि मिलाया जाता है, तो इसको बोलते हैं एन टाइप अर्धचालक। देखो डिफिनेशन क्लियर है, समझना मेरे दोस्त। जब त्रिसंयोजीय शुद्धि मिलाया जाएगा नैज अर्धचालक के साथ, तो हमारा पी टाइप अर्धचालक कहलाता है। जब नैज अर्धचालक के साथ पंच संयोजीय शुद्धि मिलाया जाता है, तो हमारा एन टाइप अर्धचालक कहलाता है। पहला क्लियर है। सेकेंड पॉइंट क्या है, कि जो पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक भाग क्या होता है? छिद्र होता है।
क्या कहा मैंने, पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक क्या होता है, छिद्र होता है, जबकि एन टाइप में बहुसंख्यक वाहक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। फर्क सिर्फ इतना है, फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें अनैज अर्धचालक के साथ त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है पी टाइप में, ठीक है ना। एन टाइप में पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है। साथ में पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक जिसको कह सकते हैं, बहुसंख्यक वाहक कह सकते हैं, वो हमारा छिद्र होता है, जबकि एन टाइप में हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। चलिए, और पी टाइप में अल्पसंख्यक वाहक, देखो यहाँ पे बहुसंख्यक वाहक हो या अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक वाहक क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ छिद्र है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो पी टाइप के में अल्पसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एन टाइप में क्या हो जाएगा, अल्पसंख्यक वाहक छिद्र हो जाता है, ठीक है। यह आपका अंतर हुआ आपको एन टाइप और पी टाइप। इसको याद करने के प्रयास कीजिए, कि इसका पीडीएफ नोट्स लेने के प्रयास कीजिए, आपको बिल्कुल मेरे दोस्त लेकर जब पढ़ोगे तो आपको 100% यहाँ से मैच करेंगे। और एक साल की बात नहीं, यहाँ पे हर साल आपके एग्जाम के लिए दिए जा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में अंतर। मेरे दोस्त ये 10th क्लास में ही पढ़ना है, आपको 12th में ही पढ़ना है, ऐसे क्लास 12th का चल रहा है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यह क्वेश्चन आपको क्लास 12th के बिहार बोर्ड के एग्जाम में 1993 और 1999 के एग्जाम में पूछा गया। आप डेट आपके सामने नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो आपको बता दे, प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में अंतर क्या है। प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग अल्टरनेटिव करंट कहते हैं, और दिश धारा को हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं। शॉर्ट में हम लोग प्रत्यावर्ती धारा को एसी करंट कहते हैं, और शॉर्ट में हम लोग डायरेक्ट करंट आई मीन दिश धारा को डीसी करंट कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा जो होता है, इसमें परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता है। प्रत्यावर्ती धारा क्या है, जिसमें परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता रहता है, यानी कि यह इसका ग्राफ इस प्रकार से होता है, यह इस प्रकार से होता है, ठीक है। इसका ग्राफ इस प्रकार से होता है, क्योंकि समय के साथ यह बदलता रहता है। क्या होता है, समय के साथ बदलता रहता है, उसको हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता है। जबकि दिश धारा में क्या होता है, परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलता है। डिफिनेशन में क्लियर है कि प्रत्यावर्ती धारा में समय के साथ उसमें परिमाण और दिशा बदलता है, जबकि दिश धारा में समय के साथ परिमाण और दिशा नहीं बदलता। सेकेंड पॉइंट क्या है इसका, प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न वितरण सस्ता होता है। आई मीन कि प्रत्यावर्ती धारा, आपके घर में जो लाइट आया है वो प्रत्यावर्ती धारा है, ठीक है। अब बताओ, प्रत्यावर्ती धारा जो भी है, तो प्रत्यावर्ती धारा मेरे दोस्त है, तो आपके घर में आया तो कितना महीना लगता है। अगर आप 2-3 पंखा चलाकर 2-3 बल्ब जला रहे हो, तो यानी कि आप 300 से 400 का मंथली लगता होगा, इससे ज्यादा नहीं। आप मान लेते 500 रुपया महीना, महीना का 500, जिसमें आप आराम से 4 गो बल्ब जलाकर 2 गो फैन चला सकते, पूरे महीना का 500 रुपया आपको लगा। लेकिन जैसे बैटरी, अगर बैटरी का उपयोग करना हो, यानी कि दिश धारा का उत्पन्न वितरण महंगा होता है, तो आप बताओ अगर पंखा चलाना हो बैटरी, तो कितना लग जाएगा आपको पैसा। आप सोचो, अगर आपके घर में बैटरी लाना हो, तो बैटरी भाड़ा में लाने जाओगे ना, तो एक भाड़ा का 200 रुपया लेगा एक बैटरी का, ठीक है। फिर 30 दिन अगर लाओगे तो कितना होगा, 6,000 रुपया लग गया, यानी कि काफी महंगा होता है दिश धारा, ठीक है ना। ये चीज पर ध्यान देना। चलो थर्ड पॉइंट क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का मशीन मजबूत होता है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का मशीन जो ट्रांसफार्मर होता है, बहुत बड़ा बड़ा मशीन होता है, आर्मेचर बहुत बड़ा बड़ा जिससे उत्पन्न होता है, काफी मजबूत होता है। लेकिन दिश धारा का मशीन बहुत कमजोर होता है। यहाँ तक आगे भी एक और बढ़ा सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा खतरनाक होता है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा के संपर्क में आइएगा तो आपको नानी याद दिला देगा, नानी याद क्या, भगवान पर पहुंचा देगा मतलब ऊपर पहुंचा देता है। लेकिन दिश धारा में ऐसा कुछ नहीं है। बैटरी का आप अगर पकड़ भी लेते हो तो कुछ भी लाइन नहीं आता, क्योंकि बैटरी में 12 वोल्ट होता है, लेकिन आपको जो बैटरी दिश धारा में 12 वोल्ट ही होता है, लेकिन आपको यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा में 220 वोल्ट होता है। कितना होता है, 220 वोल्ट। इसलिए यह आपका नानी याद दिलाता है। 220 वोल्ट जो आपके घर में उपयोग होता है, ऐसे तो 11,000 वोल्ट भी होता है, 33,000 वोल्ट भी होता है, उसमें तो आप पता नहीं चलेगा आपका क्या हाल हुआ, ठीक है। यह आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है, और याद रहे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि रंगीय विपतन त्रुटि कैसे कम किए जा सकती है। तो रंगीय विपतन त्रुटि कम करने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं, यह क्वेश्चन 2010 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो रंगीय विपतन त्रुटि को कम करने के लिए हम दो समतल लेंस का उपयोग करते हैं। क्या, आप ये दो समतल लेंस का उपयोग करके हम लोग इसका उपयोग करके कम किया जा सकता है। डिफिनेशन क्लियर है, इजी है कि आपको रंगीय विपतन त्रुटि को कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दो समतल लेंस को उपयोग करके इसको हम कम कर सकते हैं, ठीक है। और यह याद रखिएगा रंगीय विपतन त्रुटि का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन है किरचॉफ्स। देखिए किरचॉफ्स एक वैज्ञानिक का नाम है, और किरचॉफ्स का दो नियम है, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ, प्रथम नियम द्वितीय नियम।
तो प्रथम नियम और क्या कहता है, तो प्रथम नियम नहीं, आपसे पूछा क्या द्वितीय नियम, फिर भी आपको प्रथम नियम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। प्रथम नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी बिंदु या किसी संधि पर, मान लीजिए हमारा बिंदु या संधि है, तो आने वाला धाराओं का योग जाने वाला धाराओं के योग के बराबर है। मान लेते हैं यह धारा आया, ठीक है, यह धारा आया और जाने वाला धारा हमारे पास यह है, ठीक है। तो आने वाला धाराओं का योग जाने वाला धाराओं का योग के बराबर होगा, यानी कि तीर जब इधर जा रहा है इधर की तरफ, यानी कि इस पर धारा आ रहा है, और जो इससे बाहर जा रहा है यानी कि ये धारा जा रहा है, आने वाला धाराओं का योग जाने वाला धाराओं के योग के बराबर होता है, यह प्रथम नियम कहता है। लेकिन द्वितीय नियम में थोड़ा सा अलग है, यह कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ, यानी कि किसी भी बंद परिपथ में बंद परिपथ से प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा, यानी कि बंद परिपथ से प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा आई, विद्युत धारा, और इसका जो प्रतिरोध के गुणनफल, क्या कहा मैंने, इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ से प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा तथा प्रतिरोधों के गुणनफल के योग, प्रतिरोधों के गुणनफल का योग, मतलब समझिए, यानी कि आपको धारा और रेजिस्टेंस से गुणनफल करेंगे, यानी कि इस जो पास आपका ए बी सी डी की बात करें, ए बी सी डी में दिख रहा है आपको, तो ए बी सी डी, इसमें देखिए इससे धारा प्रवाहित हो रहा है I1, यहाँ पे इसका प्रतिरोध R1 है, तो क्या लिखेंगे I1 R1, I1 R1, क्यों, क्योंकि I आपका धारा है, R आपका प्रतिरोध है, यानी कि किसी बंद परिपथ से प्रवाहित धारा और प्रतिरोधों के गुणनफल का योग। तो इसमें एक और है, यहाँ पे I2 धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे R2 है, ठीक है ना, R2 है, तो R2 और I2 फिर गुना होगा और उसका योग करेंगे, तो क्या करेंगे, I2 R2 के गुणनफल का योग हो गया, उससे जुड़े विद्युत वाहक बल के योग के बराबर है। इससे जुड़े विद्युत वाहक बल का I1 है और I2 है, सॉरी E1 है E2 है, E1 प्लस E2, यह आपका विद्युत वाहक बल का योग होगा, और यहाँ पे धारा और प्रतिरोधक के गुणनफल का योग हुआ, यही आपका कहता है द्वितीय नियम। डिफिनेशन देखो मेरे दोस्त, इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ से प्रवाहित होने वाला धारा, प्रवाहित होने वाला धारा और प्रतिरोधों के गुणनफल, गुणनफल का योग, तो यहाँ पे गुणनफल का योग हो गया, उससे जुड़े, यानी कि परिपथ से जुड़े विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। तो परिपथ से जुड़े विद्युत वाहक बल क्या है, आज की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको कहते हैं ईएमएफ कहते हैं, ठीक है ना, जो आप देख सकते हैं E1 E2 है, ये आपके योग के आपके बराबर होंगे, आपको यह किरचॉफ का सेकेंड लॉ कहता है, सेकेंड नियम कहता है, ठीक है, जो आपके सामने दिख रहा है। सेम कंडीशन अगर हम बात करें नीचे वाला लूप की बात करें, जो आपके सामने है, लूप CDEF की बात करते हैं, CDEF की बात करें, इसमें क्या होगा मेरे दोस्त, इसमें तो R2 I2 है, I2 R2 है क्योंकि उससे जुड़ा है, I2 क्या है, आपका धारा है, R2 क्या आपका प्रतिरोध है, था प्रतिरोध और धारा का गुणनफल हो गया। नीचे वाला में देखते हैं, इससे जो धारा प्रवाहित हो रहा है, एक ऊपर हो रहा है एक नीचे, यानी कि दोनों का जोड़ के यहाँ पे I1 प्लस I2 है, धारा क्या हो गया I1 प्लस I2, इससे प्रतिरोध क्या जुटा R3, तो I1 प्लस I2 इंटू R3 हो जाएगा इसको, क्योंकि प्रतिरोध आपका इतना है, रेजिस्टेंस इसका है, तो गुणनफल का योग हो गया, और उससे भी जुड़े विद्युत वाहक बल, इस लूप की बात करें तो इस लूप में क्या है, सिर्फ E2 जुड़ा हुआ है, तो इक्वल टू E2 हो जाएगा, यह आपका किरचॉफ का सेकेंड लॉ कहता है, मैंने ऐसे ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। ऐसे यह भी क्वेश्चन आपको क्लास 10th में ही पढ़ना है, वर्ण विक्षेपण, ऐसे 12th के एग्जाम में देखो आपको डायरेक्ट 1993, ये चीज समझने की जरूरत है, 1993 में पूछा था ये क्वेश्चन, कब पूछा था, 1993, शायद आपका जन्म भी ना हुआ हो, है ना, 1993 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। फिर उसके बाद ये कब पूछ दिया, उसके बाद डायरेक्ट कितने वर्ष बाद, तो कम से कम 29 वर्ष बाद, कितने 29 वर्ष बाद 2022 के एग्जाम में पूछ दिया। तो अब जो बच्चा 2022 में एग्जाम दिया होगा, ये क्वेश्चन तो उसको लगा भाई 10th में पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं, 12th में क्या होगा पढ़ के, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 29 साल बाद क्या हो गया, डायरेक्ट यह पूछ दिया, तो उस स्टूडेंट के लिए क्या होगा, वो उस स्टूडेंट के लिए तो नया हो गया क्वेश्चन भाई, कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, पूछा था, पूछता ही नहीं आज तक, क्वेश्चन बैंक तो है ही नहीं, कहाँ से आ गया। तो देखो 1993 के बाद डायरेक्ट कब पूछा, 2022 में पूछा, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, इसीलिए बोलता हूँ कि भाई पीछे वाला पढ़ना जरूरी है, कि वही जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ना, फंसना शुरू करोगे आप। तो क्या कहता है यहाँ पे, तो जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, आपने प्रिज्म देखा होगा, प्रिज्म 5 सतहों से घिरा हुआ एक क्या होता है, शीशे का एक सिल्ली होता है, स्लैब होता है,
ये आपका प्रिज्म थोड़ा सा मान लेते हैं ऐसे, तो इस बनाना पड़ेगा तो इस प्रकार से बनेगा प्रिज्म, इस प्रकार से प्रिज्म हुआ। 5 सतह से घिरा हुआ है, एक उधर एक इधर एक सामने, 3 गो एक ऐसे, 4 गो, इसे टोटल 5 गो से घिरा होता है। ठीक है, तो क्या कहा मैंने इसमें कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सातों रंग क्या होता है, श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन होने लगता है, यानी कि वह श्वेत प्रकाश 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। मैंने कहा जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो श्वेत प्रकाश 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। अवयवी मतलब अलग अलग, अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, वन विक्षेपण कहते हैं। देखो यहाँ पे सिंपल है, जब यह श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरा तो यह 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं वैजानी पिनाला। शॉर्ट नाम याद रखना, वैजानी पिनाला। ठीक है ना, वैगनी, वहां पे जामुनी, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इस प्रकार से 7 नेम होता है, जिसको हम वैजानी पिनाला कह सकते हैं। वैजानी पिनाला एक साथ, वैजानी पिनाला। वी से वैगनी यानी कि वैगनी, वी से, ठीक है ना। उसके बाद होता है वायलेट, जिसको कहते हैं इंग्लिश में इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है ना, हिंदी में वैजानी पिनाला याद रखिएगा, बैगनी, बैगनी, जामुनी, ब्लू, आपको ग्रीन, जिसको हरा, पीला और ऑरेंज, और क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, लाल हो जाता है। ये अब इसके लिए 7 प्रकार में विभक्त हो जाता है। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो 7 रंगों का क्या होता है, 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, मतलब 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का वन विक्षेपण कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे आपने इस प्रकार से है, क्वेश्चन है प्रेरणिक प्रतिघात क्या है। देखिए प्रेरणिक प्रतिघात 2014-2020 के एग्जाम पूछा गया था कि प्रेरणिक प्रतिघात क्या है, समझिए। जब प्रत्यावर्ती धारा, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, क्या कहा, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली लगी होती है, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली लगी होती है, क्या लगी होती है, कुंडली लगी होती है, तो उस परिपथ के प्रतिरोध को, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अगर कुंडली लगा हो, ठीक है ना, कुंडली लगा हो, तो उस परिपथ में, उस परिपथ का जो प्रतिरोध होगा, रेजिस्टेंस होगा, उसी को हम लोग प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। तो जिस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुंडली लगी होती है तो क्या होता है, उस कुंडली का यानी कि उस परिपथ में जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध को ही प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। और इसका ये सही मात्रा क्या होता है, ओम होता है प्रेरणिक प्रतिघात, क्योंकि प्रतिघात चाहे प्रतिबाधा प्रतिरोध की बात करो, उसका मात्रा ओम होता है। और ये क्वेश्चन आपको देखो 2014 और 20 के एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और साथ में डेली में क्लास देता हूँ, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे लाइव क्लास चल रहा है, आने के प्रयास कीजिए, ज्वाइन हुई। दोस्तों में शेयर कीजिए, इसका पीडीएफ नोट्स रेडी है, लेने के प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता क्यों। देखिए वायुमंडल विद्युत उदासीन क्यों नहीं होता। देखिए वायुमंडल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाया जाता है। यह आपको शायद बचपन में ही पढ़ाया दिया जाता है कि जो वायुमंडल होता है, एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं हम लोग ना, उसमें मुख्य रूप से 3 गैस पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 जो गैस है मुख्य रूप से आपके किस में पाए जाते हैं, आपको वायुमंडल में पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारा गैस है, लेकिन मेन 3 ही है। ठीक है, तो वायुमंडल में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होते हैं। ठीक है, इसमें नो डाउट उपस्थित होते हैं। सूर्य की किरण में, सूर्य के किरण में यौगिक कण तथा धूल कण होते हैं। जो हमारा सूर्य का जो किरण आते हैं हमारे पृथ्वी पर, तो उसमें बहुत सारा छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं, यौगिक कण, जिसको धूल कण भी कह सकते हैं। अगर आपको इसको देखना है तो आप इसको देख सकते हैं। जब कोई ऐसे घर हो जहाँ पूरी तरह अंधेरा हो और उस घर में कहीं सूर्य का प्रकाश किसी छिद्र के माध्यम से आता हो, तो उसमें आप देखोगे बहुत सारा कण उड़ता हुआ रहेगा। या कभी कभी आप ऐसे देख सकते हो, नाइट में जब आप गाड़ी से चलते हो, बाइक से या 4 व्हीलर से चलोगे, तो नाइट में जब धूल कण उड़ता रहता है, उस समय आपको प्रकाश के माध्यम से दिखाई देता है बहुत सारा धूल कण। ठीक है, दिन में पता नहीं चलता। तो वही कहा गया है, वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, उपस्थित होते हैं। सूर्य के किरण में यौगिक कण तथा धूल कण उपस्थित होते हैं। और सूर्य के किरण यौगिक कण तथा धूल कण से टकराकर इन्हें आयनीकृत कर देता है। क्योंकि जब आपको सूर्य का किरण जब वायुमंडल में प्रवेश करेगा, तो उसके धूल कण क्या होगा, उससे टकराकर उसे आयनीकृत कर देता है। क्या करता है, आयनीकृत कर देता है। अतः वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता है।
ठीक है, यह आपका 10 क्वेश्चन था। इस प्रकार से 10-10 क्वेश्चन करके आपको 10 लेक्चर के माध्यम से आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब इसका पीडीएफ रेडी है, 500 ऑब्जेक्टिव, 100 शॉर्ट क्वेश्चन और 20 लॉन्ग क्वेश्चन का आपको सीरीज है, आप ले सकते हैं पीडीएफ नोट्स के तौर पे। जो नंबर नीचे दिख रहा है कांटेक्ट जरूर कीजिए और फटाक से लेने के प्रयास कीजिए, क्योंकि जब तक आप नहीं लीजिएगा क्या याद करोगे, क्योंकि आपको अति इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है ना, तो लेने के प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।